लास्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 3 को अपन ने कंप्लीट किया था. ओके, आज अपन लोग थोड़ा सा यूनिट 3 रिवाइज करेंगे और उसके बाद यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो यूनिट 3 किसके बारे में था पहले तो मुझे ये बता दो फटाफट. बजट के बारे में. ओके, सो पब्लिक फाइनेंस का यूनिट 3 अपन बात कर रहे थे बेटा बजट के बारे में, जिसमें अपन को बहुत सारे टॉपिक्स देखने हैं, जिसमें से अपन ने पहला टॉपिक जो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं वो क्या है, द मेकिंग ऑफ बजट. ओके, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ बजट. आखिर बजट बनता कैसे, तो उसकी सारी बातें अपन ने करी थी कि भाई बजट बनता कैसे. 12 या 11 स्टेप्स में अपन ने उसको राइट डाउन किया था कि इस तरह से बजट बनता है, कैसे पार्लियामेंट में आता है, कैसे डिस्कशन होता है, कैसे फिर फाइनलाइजेशन होता है, कौन उसकी स्पीच देता है, स्पीच के कितने पार्ट्स है, ये सारी बातें अपन ने करी थी. ठीक बोल रही हूँ, कोई दिक्कत है? ओके, अगला टॉपिक जो अपन लोगों ने देखा था वो है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू. क्या है? यहां से अपन ने इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. रीजन बीइंग, पहली बात तो थोड़ा सा यहां से रिवाइज करेंगे, और मैंने एक काम भी दिया था आपको, याद है क्या? होमवर्क याद है क्या? कच हाँ, होमवर्क क्या था? यस, जो लास्ट में इस चैप्टर के बजटरी कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं वो सारे आपको पढ़ के आने थे. तो जो पढ़ के आए हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, वो मुझे आज समझा ही देंगे कि क्या पढ़ के आए हैं, और जो नहीं पढ़ के आए वो अभी बैठकर पढ़ो. हाँ क्या? ओके, करो यहां से, मैं पढ़ाती. देखो शांति, चलो स्टार्ट करेंगे. देखो भाई, जैसे बजट मेकिंग के बाद पहला टॉपिक है हमारे पास सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, जहां हमने क्या देखा था कि जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट का, वो रेवेन्यू पर, देखो रेवेन्यू क्या है, सरकार की टैक्सेस कहां से आ रहे हैं, बेसिकली कहां से पैसा आ रहा है. तो दो जगह से बेसिकली पैसा आता है, एक तो डायरेक्ट टैक्सेस और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस को कंट्रोल करता है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और इनडायरेक्ट टैक्सेस को कंट्रोल करता है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स. ओके, ये अपन ने बात करी थी कि भाई डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस को ये दोनों जो स्टैट्यूटरी ऑथराइजेशंस है ये कंट्रोल करती है. गवर्नमेंट रिसीट को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है. पहला है आपका रेवेन्यू रिसीट और दूसरा कौन सा है? कैपिटल रिसीट. रेवेन्यू रिसीट विच कंसिस्ट ऑफ टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, एंड कैपिटल रिसीट कंसिस्ट ऑफ डेट रिसीट एंड नॉन डेट रिसीट. इसके बारे में अपन ने क्या बात करी थी बेटा कि देखो कैपिटल रिसीट का मतलब है बेसिकली कि ऐसी जगह से इनकम आना जिससे कि या तो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है या मेरा एसेट डिक्रीज हो रहा है. बेसिकली अपन ने एग्जांपल इसमें डेट का लिया था, है ना, कि देखो भाई डेट के अंदर क्या होता है, जब भी आप लोन लेते हो, जब भी सरकार लोन लेती है उससे उसके पास पैसा आता है, पैसा आने के लिए तो लोन ले रही है ना, लेकिन उससे होता क्या है, उसकी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है. दूसरा टाइप का पैसा बेटा बेसिकली कब आएगा, जब, बोलो कब आएगा, जब कोई भी एडवांसेस, आपकी जो नॉन डेट लाइबिलिटीज है या जो नॉन डेट एसेट, बेसिकली देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट. नॉन डेट कैपिटल रिसीट क्या बताया था मैंने, बोलो बोलो बोलो, नॉन डेट कैपिटल रिसीट क्या था भाई? कोई भी एक ऐसा पैसा आना जिससे कि मेरी वंस अगेन या तो लाइबिलिटी बढ़ रही है या फिर एसेट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वो कोई लोन के फॉर्म में नहीं है. क्या एग्जांपल है इसका, कोई एग्जांपल दो मुझे. हाँ बोलो बोलो, रिकवरी ऑफ लोन. तो ये नॉन डेट कैसे हुआ? नॉन डेट कैपिटल रिसीट का एग्जांपल दो भाई, नॉन डेट कैपिटल रिसीट का एग्जांपल दो फटाफट, जल्दी जल्दी बोलो. नॉन डेट कैपिटल रिसीट का एग्जांपल. अर्निंग फ्रॉम, क्या मतलब हुआ इसका, बोलो बोलो बोलो, क्या मतलब हुआ, जल्दी जल्दी जल्दी. ओके, इन्वेस्टमेंट कर रखा था सरकार ने, क्या कर रखा था, इन्वेस्टमेंट कर रखा था. तो सरकार ने कहीं पर भी क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है. अब उसने उस इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया, उससे क्या उसके पास पैसा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा. लेकिन ये पैसा आने से क्या उसका एसेट कम हो रहा है क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है. तो ये भी एक कैपिटल रिसीट है, क्योंकि वंस अगेन इसमें पैसा आने से मेरा कोई एसेट कम हो रहा है या लाइबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन ये कोई लोन के फॉर्म में नहीं है, लोन का इससे कोई लेना देना नहीं है, डेट का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए नॉन डेट कैपिटल रिसीट में क्या होगा, काउंट होगा. और डेट रिसीट तो बहुत ही ज्यादा इजी है बेटा, कि आपने लोन लिया तो उससे पैसा आ रहा है, उससे आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो वो सारा किसके अंदर आता है, डेट रिसीट के अंदर आता है. सो ये है आपका कैपिटल रिसीट. और दूसरा होता है रेवेन्यू रिसीट. भाई ऐसा पैसा आना जिससे ना मेरी लाइबिलिटी ना मेरे एसेट पर कोई भी फर्क पड़ रहा है, और सबसे ज्यादा बेस्ट एग्जांपल है इसका
टैक्सेस, है ना। जब भी टैक्सेस से पैसा आता है, ना ही लाइबिलिटी बढ़ रही है ना ही एसेट कम हो रहा है, वो होते हैं आपके सारे के सारे रेवेन्यू रिसीट। और भी बहुत सारे तरीकों से पैसा आता है जो कि रेवेन्यू रिसीट में काउंट होते हैं, जैसे कि पेनल्टी का पैसा आता है, ड्यूटीज का पैसा आता है, जो टैक्सेशन तो नहीं है लेकिन इस तरह से पैसा आ रहा है कि एसेट और लाइबिलिटी पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा। क्या सबको क्लियर है? क्या याद आ गया? क्या दिमाग में कुछ आ रहा है? याद आ रहा है? हाँ, 2 दिन का ब्रेक लग गया तुम्हारे इसके अंदर तो तुम्हारे दिमाग से चीजें निकल गई। बताओ, पढ़ा करो, पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई करो। चलो देखो, वंस अगेन जो अपन ने बात करी इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट है आपका टैक्स रेवेन्यू, जैसे कि आप कोई से भी टैक्सेस के एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हो, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी। उसके बाद आता है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर जैसे कि इंटरेस्ट रिसीट, डिविडेंड्स आ रहे हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू, रिसीट ऑफ यूनियन टेरिटरी, ये सारा है जो गवर्नमेंट के पास से यहाँ से क्या आता है बेटा, पैसे आते हैं, लेकिन यहाँ से एसेट और लाइबिलिटी पर कोई भी असर नहीं पड़ता, इसीलिए ये रेवेन्यू रिसीट के अंदर काउंट हो रहा है। दूसरा जो अपन ने बात करी थी वो क्या है, कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट के अंदर 2 हिस्से हैं, नॉन डेट और डेट, ये अपन लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके, उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे बेटा पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट की। इस टॉपिक में अपन ने क्या देखा था कि देखो बजट के अंदर सबसे पहले देखो बजट में 2 ही हिस्से हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। या तो पैसा आ रहा है या तो पैसा जा रहा है। आपने देखा कि बजट बनता कैसे है, फिर आपने देखा पैसा आ कहां से रहा है, अब आप देखो कि पैसा जा कहां रहा है, एक्सपेंडिचर को कैसे मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि वो ही सबसे क्रूशियल पार्ट है। सरकार के पास जो भी पैसा है उसको खर्च कहां कर रहे हैं, एक्सपेंड कहां कर रहे हैं, और जहां पर भी कर रहे हैं उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं। देखते हैं इस टॉपिक में अपन ने क्या देखा। पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इज द प्रोसेस that allows government to be fiscally responsible. The economic cost of unproductive public expenditure can be extensive. ये लाइन मैंने आपको बताई थी, क्या बोला था इसके अंदर मैंने कि भाई अगर सरकार कोई भी ऐसा खर्चा करती है जो कि अनप्रोडक्टिव है, क्या है, अनप्रोडक्टिव है, तो उसकी कॉस्ट बहुत भारी होती है। अनप्रोडक्टिव का मतलब है अगर जहां पर 100 रुपए का खर्चा होना चाहिए वहां पर आंख बंद करके मैंने 200 का खर्चा कर दिया कि ठीक है यार मेरा पैसा थोड़ी ना है, सरकार का है, करो अपने तो 200 का खर्चा, उसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। इसीलिए एक्सपेंडिचर को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड मे हैव द फार रीचिंग इंपैक्ट। अगर कोई भी गलत खर्चा सरकार करती है, देखो उसके क्या क्या इंपैक्ट आ सकते हैं। लार्जर डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब है जहां एक्सपेंडिचर आपके रेवेन्यू से ज्यादा है, ये कंडीशन बढ़ती जाएगी। हायर लेवल ऑफ टैक्सेशन, लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, और बहुत कम रिसोर्सेज बच जाएंगे दूसरे लोगों के लिए यूज करने के लिए, इसका मतलब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो ये सारा असर पड़ता है जब भी सरकार बेकार तरीके से एक्सपेंडिचर करती है, बिना सोचे समझे एक्सपेंडिचर करती है, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर करती है। उसके बाद द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर ओवरसीइंग द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपको याद करना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर का मेन डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये जो डिपार्टमेंट है ये सारा का सारा खर्चा क्या करता है, आपका मैनेज करता है। अब ये किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये अपन ने देखा था। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन एंड सेंट्रल पे कमीशन। इन लोगों को रिकमेंडेशन करने के लिए कहां खर्चा होना चाहिए, कैसा खर्चा होना चाहिए, ये डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। जो भी ऑडिटर्स सरकार की ऑडिट करते हैं और कोई भी कमेंट देते हैं कि यार ये खर्चा आपका अनरीजनेबल लग रहा है या ये पर्टिकुलर चीज हमें ठीक नहीं लग रही, उस सारे के सारे ऑडिट कमेंट्स को क्या करता है, मॉनिटर करता है, गवर्नमेंट के अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है, और जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट है उनको भाई बेसिकली हेल्प करता है पब्लिक सर्विसेज की कॉस्ट मेंटेन करने के अंदर। पब्लिक सर्विसेज का बेसिकली मतलब क्या है, जितनी भी सर्विसेज जो लोगों के वेलफेयर के लिए या पब्लिक के लिए बेसिकली सरकार दे रही है उनका खर्चा मैनेज करने के अंदर भी क्या करता है, हेल्प करता है। कौन कर रहा है हेल्प, कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर कर रहा है। कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा है, ओके देखो उसके बाद वन ऑफ द एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द बजट इज द एक्सपेंडिचर प्रोफाइल। उसके अंदर क्या आता है बेटा, इट गिव्स एन एग्रीगेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सर्टेन अदर आइटम अक्रॉस डिमांड। एक्सपेंडिचर प्रोफाइल का मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सरकार का बेसिकली एक्सपेंडिचर का प्रोफाइल, प्रोफाइल का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे आपका प्रोफाइल है कि आपने क्या क्या पढ़ाई करी है, कैसे कैसे पढ़ाई करी है, कहां कहां से पढ़ाई करी है, ये आपका एजुकेशन प्रोफाइल है। इन द सेम वे एक्सपेंडिचर प्रोफाइल का मतलब है सरकार कहां कहां खर्चा करना चाहती है, किस तरह से करेगी और उसको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो वो सारा उसके एक्सपेंडिचर प्रोफाइल के अंदर बेसिकली लिखा होता है। अब इन्होंने सरकार के खर्चे को, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि पहला है सेंट्रल एक्सपेंडिचर, कैसे कैसे, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल सेक्टर स्कीम, अदर सेंट्रल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग दोज ऑफ सीपीएसईज एंड ऑटोनॉमस बॉडी।
उसके बाद दूसरा खर्चा आता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड अदर ट्रांसफर का, जिसके अंदर यहाँ पे कुछ इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि जैसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक होता है डायरेक्ट खर्चा जो सरकार कर रही है, जो ऊपर अभी जस्ट दिया हुआ था, और एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो भाई सरकार डायरेक्ट तो नहीं कर रही लेकिन अपनी स्कीम्स के द्वारा स्पॉन्सर कर रही है, जैसे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर्स एंड अदर ट्रांसफर टू स्टेट्स। किसी स्टेट को पैसा चाहिए या कोई स्कीम में पैसा लगा रखा है, सेंटर ने अपने आप को क्या बना रखा है बेटा, उस पर्टिकुलर स्कीम का स्पॉन्सर बना रखा है। स्पॉन्सर क्या होता है? स्पॉन्सर क्या होता है? किसी भी चीज का स्पॉन्सर कौन होता है? हाँ, आईपीएल में कितने सारे लोग अपनी टी शर्ट के ऊपर इतने सारे ब्रांड्स के नाम लेकर क्यों घूमते हैं वो सारे के सारे क्रिकेटर्स? मजा आ रहा है क्या उनको? हाँ, क्योंकि वो सारे ब्रांड्स ने उस टीम को क्या किया है? स्पॉन्सर किया है, तभी उनका नाम लेकर वो बकायदा मतलब उनके कपड़े पहन रखे भाई, उसके ऊपर नाम लिखा होता है उसका। क्यों? क्योंकि दे आर स्पॉन्सर्स। स्पॉन्सर्स का मतलब क्या है? जो फंडिंग कर रहा है, जो पैसा दे रहा है। बात समझ में आ गई? इन द सेम वे सरकार भी कभी कभी देखो दो तरह से खर्चा करती है, एक होता है डायरेक्ट सेंटर का एक्सपेंडिचर, चाहे डायरेक्टली एस्टैब्लिशमेंट का खर्चा कर रही है, या फिर दूसरा तरह का खर्चा होता है अपनी स्कीम्स के द्वारा, किसी को स्पॉन्सर करके भी वो खर्चा करती है। तो ये दोनों पार्ट आपके एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। उसके बाद अपन ने बात करी थी बेटा पब्लिक डेट मैनेजमेंट की। पब्लिक डेट क्या होता है? जो लोगों से पैसा लिया जाता है। सरकार बहुत बड़ी बोरोवर है हमारे देश के अंदर। जो दुनिया में या देश में इतने सारे लोग पैसा ले रहे हैं, लोन्स ले रहे हैं, उसमें से बहुत बड़ी बोरोवर भी है एक कौन? हमारी इंडियन गवर्नमेंट। तो इसीलिए लोगों से पैसा लेना और अपने पास रख लेना क्या? हाँ, वो तो भाई फिर सरकार का रेवेन्यू हो गया ना। वो पब्लिक डेट कहां से हुआ? जो पैसा उसको वापस चुकाना ही नहीं है वो तो क्या हो गया? उसका रेवेन्यू हो गया। जो अभी जस्ट आप पढ़ के आए हो, जो पैसा उसे चुकाना है वो क्या होगा? उसका पब्लिक डेट होगा। सो पब्लिक डेट का मतलब है लोगों से पैसा लेना जो कि उसको क्या करना है? थोड़े टाइम बाद रीपे करना है। वो भी किसके साथ? इंटरेस्ट के साथ। ऐसे थोड़ी ना लोग अपना क्या है, सरकार को देखकर मजा थोड़ी ना आ रहा है कि यार आप तो यार बहुत अच्छे, चलो पैसा ले लो। नो, उनको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट के साथ उसको रीपे करना पड़ेगा। पब्लिक डेट in simple words means debt incurred by the government in mobilizing savings of the people in form of loan which are to be repaid at a future date with interest। यही बात एग्जैक्टली यहाँ पर लिखी हुई है। दो तरह के डेट हो सकते हैं बेटा, एक है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल डेट क्या बताया था मैंने? जो कि जो कि डोमेस्टिकली इंडिया से ही मतलब लोगों से ही लिया जाता है, वो कौन सा है? इंटरनल डेट। और जो आउट ऑफ इंडिया से लिया जाता है वो सारा किसमें काउंट होगा? वेरी गुड, एक्सटर्नल डेट के अंदर। सबसे पहले गवर्नमेंट कहां से फंड रेज करते? डोमेस्टिक या फिर ओके तो सबसे पहले द गवर्नमेंट रेजेस द फंड प्राइमरीली फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट, देन बाय द एक्सटर्नल डेट। और इंटरनल डेट वो कैसे इशू करती है बेटा? मार्केट बेस्ड और फिक्स्ड रेट इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। मार्केट बेस्ड का मतलब होता है वो इंस्ट्रूमेंट जो बेसिकली ट्रेडेबल होते हैं, जिनको ट्रेड किया जा सकता है। और दूसरा होता है फिक्स्ड रेट इंस्ट्रूमेंट, जो आपको मिल गए, जिस पर रेट फिक्स्ड है कि आपको बेटा 15% से क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट दिया जाएगा, और आपको 3 साल बाद इसको रीपे कर दिया जाएगा। तो दोनों ही तरह से, दोनों अप्रोचेस को यूज करके वो क्या करती है? पब्लिक डेट इशू करती है, जिससे लोगों से वो पैसा लेती है। डेट सर्विसिंग इज अ कंटिन्यूअस एक्सरसाइजेस द गवर्नमेंट सिंपली रीफाइनेंस द डेट। इसका मतलब है एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना। ये कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है, सरकार ने लोगों का पैसा ले लिया और 1 साल बाद चुका दिया, 2 साल बाद चुका दिया, 3 साल बाद चुका दिया। ये कंटिन्यू प्रोसेस है बेटा। कंटिन्यू प्रोसेस का मतलब क्या है? कि भाई 1 साल बाद अगर आज मुझे पहले वाला लोन चुकाना है तो मैं एक और सिक्योरिटी इशू कर दूंगी और उससे जो पैसा आएगा उससे पहले वाला लोन चुका दूंगी। अब इसको जब चुकाना होगा तो मैं फिर सिक्योरिटी इशू कर दूंगी और इसका पैसा चुका दूंगी। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता जाता है, तभी लोगों का पब्लिक डेट, जो पब्लिक डेट है सरकार के अंदर, वो हमेशा मेंटेन रहता है। Public debt management refers to the task of determining by the fiscal and monetary authorities the size and the composition of debt। एक सेकेंड, ओके देखो, public debt management refers to the task of determining by the fiscal and monetary policies the size and the composition of debt, maturity pattern, interest rate, redemption of debt। public debt management को इन्होंने definition क्या दी है? कि भाई एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा सरकार ये डिसाइड करती है कि किस साइज का लोन लेना है, किस कॉम्पोजिशन का लोन लेना है, कितने साल के लिए वो लोन लेना है, उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा और उसका रिडम्पशन, उसका रीपेमेंट कैसे किया जाएगा। Debt management strategy is based on 3 broad pillars, namely low cost of borrowing, risk mitigation and market development। 3 चीजों का ध्यान रख के आपका पब्लिक डेट लिया जाता है।
पहला, इस तरह से डेट लेना है कि जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आएगी वो सरकार के लिए क्या होगी, कम से कम होगी। दूसरा, रिस्क क्या होना चाहिए, मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब क्या होता है बेसिकली बेटा, किसी भी चीज को हाँ कम करना। तो रिस्क क्या होना चाहिए, सरकार का कम होना चाहिए, और मार्केट क्या होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। इन तीनों चीजों को ध्यान में रख के स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है और उसके बाद ही पब्लिक डेट लिया जाता है। द इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक डेट मैनेजमेंट आर, ये आपको याद करना है। पहला तो भाई सबसे पहला तो हमारे पास है ही कौन, हमारा आरबीआई। जहां पर भी पैसे की बात आएगी, ये इंसान सबसे इंसान बोल रहे हो, देखो बताओ, ये इंस्टीट्यूशन सबसे पहले नजर आएगा आपको, जिसका नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो और स्पेसिफिकली डोमेस्टिक मार्केट इंटरनल डेट के लिए तो रिस्पॉन्सिबली कौन है हमारे यहाँ पे, आरबीआई। और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि एक्सटर्नल डेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अदर लाइबिलिटीज को लेकर भी बहुत सारे जो भी है डिसीजंस लेते हैं, लेकिन इंटरनल डेट के लिए बेसिक रिस्पॉन्सिबल कौन है, आरबीआई। एक्सटर्नल के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये आपके पास इंस्टीट्यूशन है। द आरबीआई एक्ट एज अ डेट मैनेजर ऑफ द मार्केटेबल इंटरनल डेट। ओके, while treasury bills are issued to meet the short term requirement, dated securities are issued to mobilize the long term resources to finance the fiscal deficit। इस बात में मैंने आपको क्या बोला था भाई, दो तरह से पैसा लेती है सरकार, एक शॉर्ट टर्म के लिए और एक लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए जब वो पैसा लेती है ना बेटा, ऊपर क्या लिखा हुआ था कि शॉर्ट टर्म के लिए जब पैसा लेगी तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज इशू करती है बेसिकली, जैसे कि ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या होता है, 100 रुपए का बॉन्ड, 100 रुपए का बिल 80 में इशू कर दिया जाता है, और जब रीपे किया जाता है तो पूरे 100 रुपए दिए जाते हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट पोर्शन नहीं होता है। जो ये डिफरेंस है आपका बाइंग में और रिडम्पशन मनी के अंदर, ये ही उसका क्या होता है, प्राइज मनी होता है, कि भाई इतना पैसा आपको एक्स्ट्रा बेसिकली मिल रहा है एज एन इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट नाम नहीं लेते उसके अंदर, वो शॉर्ट टर्म होता है। और जब लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट होती है तो डेटेड सिक्योरिटीज इशू करी जाती है फिक्स इंटरेस्ट के साथ या फिक्स रेट्स के साथ। ओके, उसके बाद अपन ने देखा था द एक्सटर्नल डेट इज मैनेज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपका जारी करती है एक्सटर्नल डेट, और उसमें भी कौन सा डिपार्टमेंट मैनेज करता है इसको, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये बहुत इंटरनल बातें हैं और आपको याद करनी जरूरी है। ठीक है, आरबीआई क्या मैनेज करती है, इंटरनल डेट, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी कौन सा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। जैसे ही चैप्टर 7 खत्म हो जाएगा, परसों आपका चैप्टर 7 खत्म हो जाएगा, डेफिनेटली मैं टेस्ट लूंगी, ये ध्यान रखना। और ऐसे मत बोलना कि मैम हमें एक ही दिन का या 2 ही दिन का समय क्यों दिया है, आप लोग साथ साथ पढ़ते चलोगे। The risk associated with the external debt is depreciation in the value of domestic currency। सबसे बड़ा झोल क्या है बेटा एक्सटर्नल डेट का, क्योंकि हाँ एग्जैक्टली तो फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होती है, इसीलिए डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हमेशा उसको क्या करता रहता है, इंपैक्ट करता रहता है। The fiscal responsibility and budget management was passed in 2003 to provide a legislative framework for reduction in the deficit and thereby the debt of the central government to a sustainable level। फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए बेसिकली कौन सी चीज को इशू किया गया था, FRBM को इशू किया गया था। बिल पास हुआ था बेसिकली यहाँ पर, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है उसको एक सस्टेनेबल का मतलब एक स्टेबल लेवल पर लाने की कोशिश करी गई थी। और इस एक्ट का, ये जो FRBM एक्ट जो बेसिकली आया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि फिस्कल मैनेजमेंट में क्या आए बेटा, इक्विटी आए, इंटरजेनरेशनल इक्विटी मेंटेन हो, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बने, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज के बीच में। लास्ट बात जो यहाँ पर आपके लिए दी गई थी पब्लिक डेट मैनेजमेंट के अंदर, वो क्या थी, द पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल वाज क्रिएटेड इन 2016 अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। The medium term debt management strategy 2021-24 is the framework to determine the appropriate composition of the debt portfolio। सरकार के पास कितना डेट कहां से आना चाहिए, क्या पोर्टफोलियो होना चाहिए, इसका ध्यान कौन सी स्कीम रखती है, मीडियम टर्म डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी 21-24 जो अभी लागू है। उसके बाद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन प्रोएक्टिवली एंगेज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट इंक्लूडिंग ब्रॉडनिंग ऑफ द इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन। आपको ये शब्द याद है, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट। क्या बताया था मैंने कि ये जो आरबीआई है ना, ये हमेशा चाहता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मार्केट, जी सिक्योरिटीज जिसको बोला गया है, ये मार्केट बढ़ता रहे। मार्केट बढ़ेगा कब, जो लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, लोग सरकार पर विश्वास करेंगे और उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट करते हैं बेसिकली, लेकिन अब आरबीआई ने एक स्कीम चलाई है आरबीआई डायरेक्ट रिटेल डायरेक्ट को लेकर, जहां पर बेसिकली जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, जिसके पास थोड़ा पैसा है लेकिन वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी डायरेक्टली जी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट
कर सकते हैं। इस चीज को बढ़ावा देने के लिए 5 फरवरी को ये चीज अनाउंस करी गई थी, ठीक है, ताकि रिटेल इन्वेस्टर को भी ऑनलाइन एक्सेस मिले बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का, और ताकि उनको टू प्रोवाइड द फैसिलिटी टू ओपन देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकाउंट विद द रिजर्व बैंक। बेसिकली इस चीज को लेकर यहां पर चर्चा करी गई है। लैपटॉप नहीं है और तो कोई, ओके। इसके बाद अब आपको जो काम मैंने दिया था वो काम आप मुझे बताओगे करके आए हो या नहीं करके आए हो। तो मैं क्या करूं, किसी और का टेस्ट था तो तुमको एक ही में पास होना है कि सब्जेक्ट में एक में पास हो जाओ फिर सारा फाउंडेशन क्लियर कर लो। हाँ, और वो भी जब मैं 2 दिन की छुट्टी भी थी तो भी तुमसे एक छोटा सा काम नहीं हुआ। अगर आने वाले फर्स्ट टेस्ट के अंदर मेरे को किसी का भी एक्सेसिवली घटिया स्कोर मिला तो याद रखना मैं यहाँ खड़े हूँ, मतलब तुम्हें लिटरली खड़े होकर ना चैप्टर सुनवाऊंगी, पूरा तुम लोग सुनाओगे, पूरा बताओगे कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। लीनियंसी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप लोग जो काम दिया जाए वो भी ना करके आओ। और बहुत छोटा सा काम दिया था कि तुम्हें रीड करके आने सारे बजट कॉन्सेप्ट जो कि आपके चैप्टर के लास्ट में दिए हुए हैं, जिसमें से 6-7 तो अपन ये चैप्टर करते करते ही कर चुके हैं, उसमें से 8-10 बचे होंगे, वो भी तुमसे अगर रीड नहीं होते तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम मत करके आओ, वो तो मुझे तो पढ़ाना है, मैं तो पढ़ा ही दूंगी डेफिनेटली। लेकिन अगर फर्स्ट टेस्ट में किसी की भी स्कोर मैं एक लिमिट सेट करूंगी उससे अगर कम आता है तो फिर तुम रिस्पॉन्सिबल हो जो भी तुम सुनाओगे उसके लिए और जो भी फिर होगा उसके लिए, ठीक है। अब ये चीज तुम लोग ध्यान ही रखना 100%। चलो, लेकिन आज अभी अपने को करना है बजट कॉन्सेप्ट, जो अपना एक टॉपिक रह गया था लास्ट के अंदर आपके बजट के वाले यूनिट के अंदर, वो है बजट कॉन्सेप्ट। पहला है बैलेंस्ड बजट। बोलो, वेरी वेरी सिंपल, परफेक्ट। मेरे बजट के 2 साइड होते हैं, पहला है एक्सपेंडिचर और दूसरा क्या है, रेवेन्यू। जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं वो क्या हो जाता है, बैलेंस्ड बजट। सिंपल सी बात है, ए इज इक्वल टू बी, ओके, ई इज इक्वल टू आर, ई का मतलब एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेवेन्यू। दूसरा होता है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट क्या होता है बेटा, एग्जैक्टली जब मेरा रेवेन्यू इज मोर देन एक्सपेंडिचर वो क्या होता है, मेरे पास सरप्लस बजट होता है। उल्टा क्या होगा, डेफिसिट बजट, जब आपका एक्सपेंडिचर क्या होता है, आपके रेवेन्यू से ज्यादा होता है। ये लिखा हुआ है ना, व्हेन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट आर मोर देन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इट इज अ सरप्लस बजट, परफेक्ट। और डेफिसिट का मतलब क्या है, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, रिसीट के कंपैरिजन में। उसके बाद ये अपन ने ऑलरेडी कर लिया था, अभी जस्ट भी किया है अपन ने वापस से। कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट का मतलब है वो सारा पैसा जो गवर्नमेंट के पास आ रहा है जिससे कि या तो एसेट क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं बेटा, या लाइबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वो सारे आपकी कैपिटल रिसीट में काउंट होगा। दूसरा है आपके पास रेवेन्यू रिसीट, जिसका मतलब क्या है, सारे के सारे वो पैसे जिससे कि लाइबिलिटी और एसेट के अंदर कोई भी क्रिएशन या डिलीशन नहीं हो रहा है, वो सारे के सारे रिसीट क्या कहलाता है, आपके रेवेन्यू, जैसे कि टैक्स रेवेन्यूज एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। उसके बाद आपको जो करना था वो था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या पढ़ के आए हो बताओ, जो भी एक आधा जो बच्चा पढ़ के आए। ओके, और जैसे कि क्या करना, और अच्छा ठीक है, और हाँ मतलब वो तो सारा फिर वही हो गया ना, उसी का पार्ट हो गया। चलो पढ़ते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर द पर्पसेस अदर देन क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बेसिकली ऐसा खर्चा जो सरकार कर रही है जिससे कि कोई एसेट नहीं बन रहा, कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, उसके लिए जब खर्चा किया जाता है वो सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर काउंट हो रहा है। इट रिलेट टू ऑल दोज एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड वेरियस सर्विसेज, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेट इंकर्ड बाय द गवर्नमेंट, ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर पार्टी। सरकार को नॉर्मली तरह से चलाने के लिए, जैसे बेटा एक फैक्ट्री को नॉर्मल चलाने के लिए भी तो कितना सारा वर्किंग खर्चा किया जाता है, डे टू डे एक्सपेंडिचर, क्या वो कैपिटल होता है, क्या उससे कोई कैपिटल एसेट बनता है, नहीं बनता। इन द सेम वे सरकार भी जब नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए खर्चा करती है जिससे कि कोई कैपिटल एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, वो सारा खर्चा किसमें इंक्लूड होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होता है। दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जस्ट ऑपोजिट।
फिर भी तुम पर भरोसा नहीं है इसलिए रीड कर रही हूँ. देयर आर एक्सपेंडिचर्स ऑफ गवर्नमेंट विच रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट और रिडक्शन इन द लाइबिलिटी. ऐसा खर्चा जिसको करने से या तो मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है या मेरा एसेट बढ़ रहा है, वो सारा खर्चा किस में काउंट होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर काउंट होगा. बजटरी डेफिसिट या ओवरऑल डेफिसिट ये वापस से दिया हुआ है एक्चुअली, ठीक है यहाँ पर, लेकिन सेम टू सेम मतलब है इसका. बजटरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रेवेन्यू. ठीक है, देखो दो तरह का वही बात है, हर चाहे एक्सपेंडिचर है चाहे रेवेन्यू है. एक इक्वेशन बनाती हूँ, ठीक है. देखो क्या है बेटा आपके पास यहाँ पर, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू. ठीक है, एक्सपेंडिचर के अंदर भी दो तरह के एक्सपेंडिचर है, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर. और रिसीट्स के अंदर भी आपके पास दो तरह के रिसीट्स है, पहला है रेवेन्यू रिसीट और दूसरा है कैपिटल रिसीट. ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर जब आपके टोटल रिसीट से ज्यादा होता है तो कौन सा डेफिसिट होता है? बजटरी डेफिसिट या फिर ओवरऑल डेफिसिट. कोई दिक्कत है? कुछ गलत कह रही हूं? नहीं कह रही. ठीक है, दूसरा होगा रेवेन्यू डेफिसिट. अब बताओ क्या इक्वेशन होगी रेस की? हाँ, जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपकी कौन सी रिसीट से ज्यादा होगा? रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा होगा तो वो कौन सा डेफिसिट माना जाएगा? रेवेन्यू डेफिसिट. और तीसरा भी दिया हुआ होगा नीचे. हाँ, ये क्या है बेटा? देखो दिया हुआ ना, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट. वो कंपोनेंट समझ लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा समझना. और लास्ट हमारे पास हमारा फेवरेट वाला फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? पढ़ो और बोलो कि मैम ये चौथी बार दे रहे हैं यहाँ पे. क्या होता है? बजटरी कॉन्सेप्ट्स में भी पढ़ो पढ़ो. देखो इक्वेशन भी दी है नीचे, 10 सेकंड का समय दे रही हूँ, पढ़ो और मुझे बताओ. तो वो तो ओवरऑल डेफिसिट था ना. दैट इज द ओवरऑल डेफिसिट ना. तुम कह रहे हो कुछ तो पोर्शन अलग है, कुछ तो अलग है. अदर देन बोरोविंग्स. ओके, इस इक्वेशन पर जाते हैं. बहुत सिंपल सी बात है. फिस्कल डेफिसिट का मतलब है सरकार का पूरा खर्चा, पूरा का पूरा खर्चा. कौन सा खर्चा? चाहे आपका रेवेन्यू खर्चा हो चाहे कैपिटल. सरकार जहां पर भी पैसा डाल रही है वो ज्यादा है किससे? सरकार की रेवेन्यू से. लेकिन 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 एक बात सोचो, दिमाग लगाओ. फिस्कल डेफिसिट से अपन क्या नाप रहे हैं? कि सरकार की पोजीशन कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है. ठीक है, अब पैसा बहुत जगह से आ रहा है, बोरोइंग से भी आ रहा है, टैक्सेस से भी आ रहा है, पर जो बोरोइंग से पैसा आ रहा है वो सरकार की एक्चुअल रिसीट थोड़ी ना है यार. वो सरकार की एक्चुअल रिसीट है क्या? मतलब सरकार क्या, वो सरकार को कोई काम करने के कारण वो पैसा मिला है, वो तो वापस करना है ना अपने को. तो उसको हटा के जो रिसीट बची, सरकार की जो एक्चुअल रिसीट है उसको ले लो और उसको किसमें से माइनस कर दो? टोटल खर्चे में से माइनस कर दो. जो फिगर आएगा वो क्या आएगा? आपका फिस्कल डेफिसिट आएगा. और इसीलिए फिस्कल डेफिसिट आपकी एक्चुअल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है किसी भी गवर्नमेंट की. बात समझ में आ गई? क्यों हटाया है बोरोइंग्स ये भी समझ में आया? देखो फिस्कल डेफिसिट का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग कौन सा? बोरोइंग्स. या फिर इन्होंने अलग से भी बताया यहाँ पे, फिस्कल डेफिसिट का मतलब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, जिसमें से क्या हटा दिया मैंने? बोरोइंग्स हटा दी. ठीक है, ये आपका क्या है? इक्वेशन है फिस्कल डेफिसिट का. वाह, तालियां. बहुत अलग अलग तरह से आपके फिस्कल डेफिसिट को यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है. अगर जो जस्ट अभी ऊपर मैंने एकदम छोटा सा चार्ट बनाया था, आप वो चार्ट समझ लोगे तो आपके लिए कोई भी इक्वेशन समझना आसान है. दो तरह के कंपोनेंट्स है और उन दोनों के भी दो दो तरह के कंपोनेंट्स. एक्सपेंडिचर रिसीट, एक्सपेंडिचर भी दो तरह का, रिसीट भी दो तरह की. इससे आपके लिए सारी डेफिनेशंस और सारी इक्वेशंस क्लियर हो जाएंगे. क्लियर है? ओवरऑल डेफिसिट क्लियर है? सब कुछ इंक्लूड करेंगे, सारा एक्सपेंडिचर सारा रेवेन्यू. ठीक है,
उसके बाद आपके पास रेवेन्यू डेफिसिट क्लियर है, खाली रेवेन्यू पार्ट को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्चुअली में अपने लायक है वो क्या है, फिस्कल डेफिसिट, जिसमें सब कुछ एक्सपेंडिचर आएगा और सारा रेवेन्यू आएगा, लेकिन बोरोइंग्स काउंट नहीं करेंगे। रीजन बीइंग क्योंकि वो एक्चुअल रिसीट्स होती ही नहीं, सरकार उसका क्या करेगी भाई, सरकार के लिए वो एक्चुअली कोई कमाई थोड़ी ना है, रिसीट का मतलब है कमाई, वो कमाई नहीं है सरकार की, ठीक है। तो सिर्फ हम कमाई जो है ना बेसिकली वो लेते हैं, उसको माइनस करते हैं टोटल खर्चे से, तो सरकार की एक्चुअल पोजीशन सामने आ जाती है, ठीक है। ये फिस्कल डेफिसिट। उसके बाद ये कौन सा डेफिसिट है भाई, इतना ज्यादा कमी है हमारे पास कि हम डेफिसिट ही डेफिसिट पढ़ते जा रहे हैं। प्राइमरी डेफिसिट, अब देख लो भाई क्या है ये। प्राइमरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज अ फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग्स। ये आपको लर्न कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। हमारे जो करंट ईयर का फिस्कल डेफिसिट है, इसका मतलब द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू, उसको ये माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग, उसमें से आप इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दोगे ना, तो आपके लिए क्या आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। ये क्या बताता है, इट टेल्स हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग्स आर गोइंग टुवर्ड्स मीटिंग एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। बेसिकली कौन से इंटरेस्ट पेमेंट को हटा के, यार देखो ब्याज तो देना ही पड़ेगा ना, ब्याज के खर्चे को हटा के हमारे पास कितना डेफिसिट बच रहा है, वो सारा आपका किससे पता चलता है, प्राइमरी डेफिसिट से पता चलता है। क्योंकि देखो जब सरकार पैसा लेगी, समझो मेरे पास ना 100 रुपए का क्या आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, 100 रुपए का डेफिसिट आ रहा है। इसका मतलब 100 रुपए की सरकार को क्या करनी पड़ेगी, बोलो दिमाग लगाओ पागल बच्चों, हाँ, सरकार को 100 रुपए का क्या लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, खर्चा पूरा करने के लिए लोन लेना पड़ेगा। लेकिन प्राइमरी डेफिसिट बता रहा है यार ये 100 रुपए का जो तुम बोरोइंग करने वाले हो, जो ये 100 रुपए कम पड़ रहे हैं ना, इसमें से 50 रुपए तो किस में पे करने, तुमको इंटरेस्ट में पे करने, वो हटा दो। हमको ये पता करना है कि सरकार को देश चलाने के लिए जो उसका एक्सपेंडिचर है अदर चीजों पे, वो कितना कम पड़ रहा है। वो किससे पता चलता है, प्राइमरी डेफिसिट से पता चलता है, जब आप लोग इंटरेस्ट पेमेंट क्या कर देते हो उसमें से माइनस कर दे। अब पता चलेगा अरे यार बाकी खर्चे के लिए तो एक्चुअली में कितने रुपए चाहिए, खाली 50 ही रुपए चाहिए, 50 रुपए तो ब्याज के लिए लेने के लिए ये लोग ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं। बात समझ में, इससे आपको प्राइमरी डेफिसिट का पता चलता है। फाइनेंस बिल में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आउटकम बजट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल से टर्म्स है, अभी देख लो। द आउटकम बजट एस्टैब्लिशेस अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द बजटरी एलोकेशन ऑफ स्कीम्स एंड इट्स एनुअल परफॉर्मेंस टारगेट्स व्हिच मेजर थ्रू आउटपुट एंड आउटकम इंडिकेटर्स। आप ये भी पढ़ सकते हो, द आउटकम बजट इज द प्रोग्रेस कार्ड ऑन व्हाट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट हैव डन विद द आउटलेज इन द प्रीवियस एनुअल बजट। पिछले एनुअल बजट पर क्या काम किया गया है, बेसिकली वो क्या है, आपका आउटकम बजट है या फिर कार्ड है। ये भी बता चुके हैं अपन, इस पर बहुत बात कर चुके हैं। कट मोशंस क्या होता है, कोई पढ़ के आया कट मोशंस क्या होता है? चलो, motions for reduction to various demand for grants are made in the form of cut motion seeking to reduce the sums sought by the government on grounds of economy or difference of opinion on the matters of policy or just in order to voice a ग्रीवियंस। बेसिकली जितनी भी ग्रांट्स की डिमांड आई है उसको कट शॉर्ट कर देना, क्योंकि बहुत सारे देखो बेटा सरकार में जब कोई बिल पास होता है या जब कोई चीज क्लियर होती है ना, उसमें बहुत सारे लोगों की वोटिंग होती है, कुछ के ओपिनियन क्या होते हैं, कुछ के ओपिनियन क्या होते हैं। तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन के कारण जितनी भी ग्रांट्स या जितनी भी डिमांड फॉर ग्रांट्स है उसमें क्या कर दिया जाता है, रिडक्शन कर दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, कट मोशंस बोलते हैं। ये भी बात कर चुके हैं अपन, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बहुत स्टार्टिंग में कर ली थी, तो कंटिजेंसी भी कर चुके हैं, पब्लिक अकाउंट्स भी कर चुके हैं। इतना ही है क्या, लास्ट है। ये बजटरी कॉन्सेप्ट थे, 3 से 4 टर्म्स तुमको पढ़ के आने थे, फिर भी तुम्हें इतनी शर्म नहीं है कि हम पढ़ के आ जाए।